नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं साहिल कुशवाहा, एसएसटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास का रसायन विज्ञान, जिसमें अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। और आज हम वीडियो में ज्यादातर बेसिक क्लासेस जानने की बेसिक क्लासेस के बारे में हम जानकारी लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, समीकरण क्या है, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, सब समीकरण क्या है, संकेत समीकरण क्या है, ये सारे बातों को हम जानेंगे। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण क्या है, इसके बारे में हम आज की हमारा जो टॉपिक रहेगा यही रहेगा, ठीक है। लगभग ये जो पार्ट है आपको 2 से 3 पार्टों में मिलेगा, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं। और 2 से 3 पार्टों में सिर्फ लेक्चर मिलेगा, जिसमें उसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। तो देखिए, आज हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया ठीक है। तो आज का चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो है आज का हमारा मुख्य चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जानकारी ये लेना है, ठीक है। आज हमको जानकारी ये लेना है कि ये रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, उसके बाद हम समीकरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। अभिक्रिया, अगर हम बात करें, सिर्फ अभिक्रिया का ही बात करें, तो अभिक्रिया के मतलब होता है मेरे भाई परिवर्तन। अभिक्रिया के मतलब क्या होता है? परिवर्तन, ठीक है। अभिक्रिया के मतलब क्या हुआ? परिवर्तन। परिवर्तन के मतलब क्या हुआ? जैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना, ठीक है। एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना, उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे जो परिवर्तन है, लगभग हम परिवर्तन को, अब यहाँ पे परिवर्तन जो होता है भाई, मैं 2 पार्टों में बांटूंगा, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन कितने पार्टों में बांटूंगा? 2 पार्टों में बांटूंगा। और वो पार्ट क्या होगा हमारा? तो देखिए, वो पार्ट होगा हमारा भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। दूसरा क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। पहला होगा भौतिक परिवर्तन, तो दूसरा होगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। सॉरी, बार बार जाकर के देखना पड़ता है कि जो हम लिख रहे हैं वो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा हम बार बार, ठीक है। तो अब हम जानेंगे परिवर्तन कितने प्रकार से, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले अभिक्रिया के मतलब क्या हुआ? परिवर्तन, रूप परिवर्तन, ठीक है। तो कितने प्रकार से हुए? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो मेरे भाई, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? यानी कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। कॉपी कलम निकाल लीजिए, किताब बुक खोल करके सामने रखिए या ना रखिए, लेकिन कॉपी कलम निकालिए और जो हम बोल रहे हैं उसको बार बार, उसको जो है आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या कहेंगे? तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक परिवर्तन कोई नहीं होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन मेरे भाई क्या कहेंगे? तो कहेंगे, ठीक है, कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। ठीक है, क्या कहेंगे? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। जिसमें क्या होता है? पदार्थों के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बल्ब का जलना, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। ठीक है, जैसे क्या लिखेंगे? बल्ब का जलना। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं जल में नमक घोल। ठीक है, कहेंगे जल में नमक घोलना। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, नमक स्वाद में अगर खारा होगा, नमक और स्वाद में खरा है, अगर हम उसको जल में घोल देंगे फिर भी उसका स्वाद क्या होगा? खारा ही होगा। लेकिन उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ, यानी कि नमक जो है थोड़ा सा ठोस रूप में दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही हम उसको जल में घोल दिए तो क्या हो गया? तो विलीन हो गया, यानी कि द्रव्य अवस्था में चला गया। तो इसलिए हम उसको कहेंगे, ठीक है, कि भौतिक गुण के मतलब क्या हुआ? जिसके भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर जी ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो भाई थोड़ा धीरज रखिए, हम अभी रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अभी धीरज रखिए। ठीक है, तो भौतिक मतलब बल्ब जलना, जल का नमक घोल, यानी जल में नमक घोलना। ठीक है, जल में नमक घोलना भी हो सकता है, मोम का पिघलना भी हो सकता है, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। ठीक है, ये भी क्या है? तो ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं कि ये हमारा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन, यानी कि रासायनिक परिवर्तन वो कहेंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। जिसमें किसका परिवर्तन होता है? तो पदार्थों के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ठीक इसके विपरीत हम लोगों को लिख देना है। क्या लिखेंगे? तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, यानी कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण में परिवर्तन हो। पदार्थों के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि अभिक्रिया के मतलब क्या हुआ? परिवर्तन। और परिवर्तन को साइंटिफिक मामले में दो तरीके से देखते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है तो दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, नमक को जल में घोलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन का मतलब हुआ वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसको थोड़ा सा देसी जुगाड़ में अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए हम किसी कागज के टुकड़े को लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी कागज के टुकड़े, यानी कि मान लीजिए कि हम ये कागज लिए हैं। ठीक है, हम क्या लिए? ये कागज लिए एक प्रकार का। अब हम इस कागज को जो है बार बार तोड़ते हैं। इसको हम क्या करें? बार बार तोड़ते हैं, इसको बार बार तोड़ते हैं। तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कि हमने कागज में क्या परिवर्तन किया?
कागज में क्या परिवर्तन किया, तो हम कागज में ये जो परिवर्तन किए हैं इसके आकार को बदल दिए हैं। इसके हम क्या किए, आकार को बदल दिए। तो क्या रूप को परिवर्तन बदले हैं, रंग बदले हैं, क्या इसको फाड़ते समय कोई गैस निकला था, कोई गैस नहीं निकला था। ठीक है, तो हम इसी को कहेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। लेकिन जैसे ही इसमें हम लाइटर लगा के इसका आग ही जलाएंगे, माने आग जला देंगे, अगर इसमें हम आग लगा देते हैं, ठीक है, तो ये जलने लगेगा। जल के क्या होगा, इससे धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और इसका रूप परिवर्तन हो जाएगा, रंग परिवर्तन हो जाएगा और इसके अवस्था में, इसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कि जितना ओजन इस कागज में है, अगर जलने के बाद जब राख बन जाएगा तो इसका ओजन क्या हो जाएगा, लगभग आधा हो जाएगा। तो द्रव्यमान में भी परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ गया। तो इसके हम क्या कहेंगे कि द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके रासायनिक परिवर्तन में अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा भाई, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या हुआ, तो हमारा रासायनिक परिवर्तन का ही रूप हुआ। ठीक है, लकड़ी और कागज का जलना भी हो सकता है। ठीक है, आयरन तथा सल्फर से आयरन सल्फाइड का बनना, ये सब भी क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन का ही रूप है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब आप क्या कीजिए, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी इस प्रकार की वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए मेरे भाई, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे, ठीक है, कि अब ये अभिक्रिया, यानी कि अब पूर्ण देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। या फिर एक प्रश्न यहां से और उठ के आ रहा है, ठीक है, कि हम कैसे समझेंगे कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। समझने के लिए कोई ना कोई बात होगा, कोई ना कोई थॉट तो होगा ना। तो हम समझने के लिए, ठीक है, हम समझने के लिए कुछ नियम लगाएंगे, कुछ कानून लगाएंगे। ठीक है, ताकि हम समझ सके कि हमको पता चले कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको हम रफ करते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम क्या समझेंगे भाई, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई पूछेगा आपसे, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है, कोई अगर आपसे पूछता है कि आप कैसे पता लगाइएगा कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आप कैसे पता लगाइएगा कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, इसको मतलब कुछ ना कुछ तो थॉट बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे कि प्रश्न ये है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। प्रश्न तो यही है ना, हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। समझ में आ रहा है ना, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। कुछ ना कुछ थॉट होगा उसका ना, कुछ ना कुछ बिंदु होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, ताकि हम पता लगा सके कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। समझ रहे हैं, तो चलिए इस प्रश्न का हम उत्तर जरूर देंगे। देखिए कैसे उत्तर दे रहे हैं, तो हमारे पास
आंसर ये हुआ भाई, ठीक है, आंसर हमारा ये हुआ कि सबसे पहले किसी भी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो सबसे पहले उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवस्था में परिवर्तन, मतलब उससे गैस निकलने लगा या फिर द्रवीय अवस्था में चला, ठोस था द्रव्य बन गया। जैसे नमक ठोस है, जल में डाल दिए तो घोल हो गया। समझ में आ गया? जैसे चीनी ठोस है, जल में डाल दिए, उसको घोल दिए तो द्रवित अवस्था में आ गया। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या कहेंगे? सबसे पहले क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहले क्या होगा मेरे भाई? तो अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? तो अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। ये मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने का ये सबसे मतलब कि समझिए मेन पॉइंट हुआ, ठीक है। कि हमको कैसे पता चलेगा कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो हम ये से ही पता लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कहेंगे? तो उसके बाद हो जाएगा हमारे पास रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या होगा? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ठीक है। रंग में भी परिवर्तन होना ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का ही संकेत देता है, ठीक है। उसके बाद ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, ठीक है। चौथा नंबर क्या हो जाएगा? तो चौथा नंबर हो जाएगा गैस का निकलना, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? तो गैस का निकलना। गैस का निकलना, ठीक है। और पांचवा नंबर हो जाएगा, ठीक है, गैस का निकलना। और पांचवा नंबर हो जाएगा अवक्षेप का बनना, ठीक है, अवक्षेप का बनना, ठीक है। तो अब समझ गए हैं, अब आप आराम से समझ गए होंगे, ठीक है, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना और अवक्षेप का बनना, ये रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत देता है, ठीक है। ये क्या करता है? तो रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत देता है। यानी कि अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो जब बिना बुझा हुआ चूना को, ठीक है, जब बिना बुझा हुआ चूना को, ठीक है, जल के साथ मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। तो क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना फटाक से बन जाता है और उष्मा और अत्यधिक उष्मा उत्पन्न करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बिना बुझा हुआ चूना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना जब हम जल में मिलाते हैं, ठीक है, जब बिना बुझा हुआ चूना को जब हम जल में मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना। क्या प्राप्त होगा? बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना प्लस अत्यधिक मात्रा में उष्मा निकलता है। अत्यधिक मात्रा में क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। देखिए यहाँ पे तीर के निशान जितना भी हम दिए हैं, हम आगे समझाएंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, ठीक है। लिखने की विधि में हम आपको समझाएंगे कि किस तीर का मतलब क्या होता है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। अच्छा, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि भुला करके यहाँ पर बराबर के चिन्ह डाल देते हैं, तीर के निशान न दे करके बराबर का चिन्ह डाल देते हैं। तो मेरे भाई ऐसा भूल कर भी गलती मत कीजिएगा। बराबर का चिन्ह रासायनिक समीकरण लिखते समय कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। समझ गए? कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, ठीक है। जब भी लगता है तो तीर का निशान लगता है। समझ गए? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या समझे? तो कैसे हम पता लगाएंगे कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का निकलना। फॉर एग्जाम्पल में बिना बुझा हुआ चूना ठोस अवस्था में था, जब हम उसको जल में डाल दिए तो बुझा हुआ चूना हो गया। हो गया ना अवस्था में परिवर्तन, हो गया ना रंग में परिवर्तन, हो गया ना ताप में परिवर्तन, हुआ ना। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ? तो उसमें से उष्मा निकलने लगा और गैस भी निकलने लगा। और क्या हुआ? गैस भी उससे निकलने लगा। तो इससे हमको पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है।
और आगे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मैग्नीशियम फीते को जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है, वो क्या कर रहा है, तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम फीता है, जब उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, मैग्नीशियम फीते को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो वो जल करके क्या निकलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो उससे क्या पता चल रहा है कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है। क्या पता चलेगा कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है। ठीक है। लेड नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड घोल के बीच अभिक्रिया से अवक्षेप बनता है। समझ में आ गया। लेड नाइट्रेट क्या कर रहे हैं कि लेड नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड के घोल मिलाने से एक अवक्षेप बनता है। तो वो रंग, तो अवक्षेप बनता है तो उससे क्या पता चलता है कि ये रंग में परिवर्तन हुआ है। किसमें परिवर्तन हुआ भाई, तो रंग में परिवर्तन होता है, ऐसे हमें पता चलता है। उसके बाद कह रहा है कि अगर हम बेरियम क्लोराइड के घोल में, बेरियम क्लोराइड के घोल में अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या बनेगा, तो बेरियम सल्फेट का सफेद, बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, सफेद अवक्षेप बनेगा। तो इससे पता ये चलता है कि उसके ताप में परिवर्तन हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि ताप में कोई परिवर्तन हुआ है। ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर बिना बुझा हुआ चूल्हा भी बोले हैं, बिना बुझा हुआ चूना को अगर जल में मिलाने से अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इससे पता चल रहा है कि गैस निकल रहा है। और किसी भी पदार्थ में अगर कोई पदार्थ हम मतलब दूसरा पदार्थ जोड़ेंगे तो एक नया घोल के रूप में बनेगा, उसको हम कहते हैं कि अवक्षेप का निर्माण हुआ है। बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो उससे हमको क्या पता चलता है भाई कि कोई अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अब आगे समझेंगे। ठीक है, कि ये अब समझने का बात ये है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। समझ गए, क्या समझे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। प्रश्न ये आ रहा है, प्रश्न क्या है भाई, तो प्रश्न ये आ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये हमारे पास एक प्रश्न बन के खड़ा होता है, प्रश्न चिन्ह होता है कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या, हम कैसे समझेंगे ना। मान ली कितना हो भी एग्जाम्पल हम दे दें तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, वो दिमाग में आपका आएगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही अगर हम परिभाषा और एग्जाम्पल साथ साथ में डाल देंगे तो आपको फटाक से ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए परिभाषा क्या लिखेगा, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थों के साथ मिल करके, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थों के साथ मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। समझ गए, क्या नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी प्रश्न क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो क्या कहेगा, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी अन्य पदार्थों के साथ मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा एक या एक से अधिक, हाँ, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ मिलकर एक
एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या समझे? तो चलिए समझ गए, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं। तो क्या कहेगा, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक आपने समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में आपने जान लिया। जैसे मान लीजिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल के लिए कहें तो एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो एक पदार्थ या एक से अधिक मिलेगा तो एक नए पदार्थ या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम समीकरण लिखे हैं ये असंतुलित है, इसको कैसे संतुलित किया जाएगा ये हम आगे बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो पदार्थ हो गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये मिला तो इसमें अभिक्रिया हुआ और अभिक्रिया होकर के क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। दैट इज कॉल्ड रासायनिक अभिक्रिया। समझ गए? अब इसके बाद जैसे मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए कि H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा भाई, H2O बनाएगा, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड जल का ये रासायनिक सूत्र हो गया। ये क्या बनाएगा, रासायनिक, ये भी क्या हुआ, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ है इसके अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उससे गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें भी क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ है। इस तरह की बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो आपको समझने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर अब क्या कीजिए, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो हमने जान लिया। अब किसके बारे में जानना है, तो रासायनिक समीकरण के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण में ये जानेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, उसको लिखने की विधि कैसे है, संतुलित क्यों किया जाता है, संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन जो होता है वो जरूर दबाइएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ठीक है, यही हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण। तो पहले हम ये जो जान ले कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। अच्छा, ये रासायनिक समीकरण जो होते हैं ये दो तरीके से होते हैं, ठीक है। दो तरीके से कौन कौन होंगे भाई, एक होता है असंतुलित और दूसरे होते हैं संतुलित। दूसरा क्या होता है, संतुलित, ठीक है। समीकरण कितने तरीके से होंगे, यानी कि रासायनिक समीकरण कितने तरीके से होंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप को ही हम क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली
रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब समझ लिए, यानी कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार से हुए, दो प्रकार से, एक संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। असंतुलित रासायनिक समीकरण के रूप को ही हम क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में तो हमको आगे जानना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मुख्य बात जो ये आता है कि हम पहले ये जान लें कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है इसके बारे में जान लें, और उसके पहले भी हमको जानने की ये आवश्यकता है कि रासायनिक समीकरण क्या है। समझ गए, क्या समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण, यानी कि हमारे पास एक प्रश्न बन के आ रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन के खड़ा हो रहा है कि आखिर ये रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या है भाई, तो रासायनिक समीकरण हम लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, प्रश्न क्या है, आंसर क्या लिखेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों की जगह अभिकारकों एवं उत्पादों की जगह क्या कहेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे, उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है, तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ गए, क्या समझे, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों की जगह, ठीक है, हम अभिकारक और उत्पाद के बारे में हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों के मन में खटक रहा होगा कि भाई ये अभिकारक और ये उत्पाद कहाँ से आ गए इसमें। ठीक है, हम उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होते हैं हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है, तब उससे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ गए, तब हम उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ के खड़ा हो रहा होगा कि भाई ये रासायनिक सूत्र कहाँ से आता है इसमें। तो भाई मेरे रासायनिक सूत्र के मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोयला को हम किसी सी से डिनोट करते हैं, हो गया रासायनिक सूत्र। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया रासायनिक सूत्र। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को आप O2 से, यानी कि ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक सूत्र। समझ रहे हैं ना, तो यही में कहा गया है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों की जगह उन्हीं के रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाए या रासायनिक संकेतों का उपयोग किया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो हम इसका नाम Mg तो नहीं कह रहे हैं, इसका नाम हम Mg तो नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम। क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम। और इसको हम O2 तो नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मेरे भाई, ऑक्सीजन कह रहे हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड,
यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड तो नहीं लिखे है ना, नहीं लिखे, क्या लिखे है, मैग्नीशियम लिखे हैं। क्या लिख दिए है, मैग्नीशियम लिख दिए। तो इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक समीकरण जो लिखने का तरीका होता है ये दो तरीके से होता है। पहला क्या होता है भाई, तो पहला होता है संकेतात्मक रासायनिक सूत्र और दूसरा होता है शब्द रासायनिक समीकरण, यानी कि जिसको शब्दों में लिखा जाए, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए? अगर इस तरह लिखा जाता है तब उसको हम समझेंगे, तब हम उसको क्या समझेंगे कि ये मैग्नीशियम, यानी कि तब उसको हम कहेंगे कि ये शब्द समीकरण हुआ। अगर उसी में अगर हम संकेतों का उपयोग कर दिए तब हम उसे कहेंगे कि रासायनिक समीकरण है, यानी कि संकेत का उपयोग किया गया है। लेकिन जिसमें अगर पूरा शब्द लिखा जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। तब उसे हम क्या कहते हैं कि शब्द समीकरण कहते हैं। अब प्रश्न यही आ रहा है कि भाई शब्द समीकरण क्या है। ये तो हम रासायनिक समीकरण क्या है ये जान लिए, अब प्रश्न उठ रहा है कि शब्द समीकरण क्या है, जरा ये भी बता दीजिए। तो आइए शब्द समीकरण के बारे में जानते हैं। ये एग्जाम्पल इसके बगल में जस्ट ही लिख लीजिएगा। चलिए हम लिख ही देते। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए एक प्रश्न क्या है, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण क्या है, ठीक है। प्रश्न क्या है, शब्द समीकरण क्या है। तो शब्द समीकरण क्या कहेंगे, कहेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या कहेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर बहुत लंबा होता है, इसलिए उसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इस संक्षिप्त रूप को ही हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर, वाक्य के रूप में लिखने पर बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए बहुत लंबा हो जाता। क्या कहेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए उसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। उस संक्षिप्त रूप को ही, उस संक्षिप्त रूप को ही शब्द समीकरण कहते हैं। उस संक्षिप्त रूप को ही क्या कहते हैं, हम शब्द समीकरण कहते हैं। आया बात समझ में? क्या समझे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर बहुत लंबा हो जाता है, क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए उसे संक्षिप्त में लिखा जाता है। और उस संक्षिप्त रूप को ही हम क्या कहते हैं, तो शब्द समीकरण कहते हैं। उस संक्षिप्त रूप को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो शब्द समीकरण के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, इतना जान गए। अब ये आप अब इतना जान गए, ठीक है। तो अब चलिए अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, अच्छा, रासायनिक समीकरण जानने से पहले हम थोड़ी सी अभिकारक और उत्पाद के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या होते हैं, थोड़े से हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए, वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमको रासायनिक समीकरण में दो टॉपिक मिला था, मतलब दो शब्द मिला था, एक अभिकारक, दूसरा उत्पाद। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं अभिकारक के सबसे पहले बारे में जानेंगे, अभिकारक के बारे में।
अभिकारक और यहाँ पे एगो उत्पाद। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए कि अभिकारक क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं, क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अभिकारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। समझ गए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अगला क्या है, और अभिकारक के फलस्वरूप क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं उसे अभिकार, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करके, जो पदार्थ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, तो उत्पाद कहते हैं। समझ गए। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या करते हैं, उत्पाद कहते हैं। या इसको इस तरह भी बोल तो सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करके, जो पदार्थ क्रिया करने के फलस्वरूप जो एक नया पदार्थ बनता है, जो एक नया पदार्थ बनता है उसी को हम उत्पाद कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उत्पाद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए हम A+B में अभिक्रिया करा रहे हैं और A+B में जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, AB बन रहा है। तो हमारा जो ये AB है ये हमारा क्या हुआ, अभिकारक हुआ। ये क्या हुआ, अभिकारक। और ये जो नया पदार्थ बना है इसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए। तो अभिकारक के मतलब क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे A+B हमारा अभिकारक हो गया और ये दोनों पदार्थ जब मिला तो एक AB यानी कि एक नए पदार्थ बनाया, उसको हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है, इतना समझ लीजिए। तो चलिए इतना इसको आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो अब हमारा अगला टॉपिक ये है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ठीक है, क्या है, रासायनिक समीकरण लिखना। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण लिखना। समझ लिए। तो चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं। अब अगला वीडियो में हम समझेंगे, यानी कि अगले पार्ट में हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाएगा, समीकरण को संतुलित यानी कि केमिकल वैलेंसी के बारे में जानेंगे, समीकरण को संतुलित करने के बारे में हम अगले टॉपिक में जानेंगे, और अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।